इस कहानी में टॉम है तेयोंग। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर तेयोंग पानी की सतह पर आकर बैठे होते हैं आधी रात में, और वो बस चांद को देखते हुए ये सोच रहे होते हैं कि क्या मेरी जिंदगी बस समुद्र तक ही रह जाएगी। और वो ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वो होते हैं एक बहुत ही खूबसूरत मरमैन, और वो अपने समुद्र के राज में दूर दूर तक बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं, क्योंकि उनके जितना खूबसूरत मरमैन आज तक कहीं नहीं देखा गया था। इसीलिए सारे राजा चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनसे हो। लेकिन तेयोंग वो वहाँ पर किसी को भी पसंद नहीं करते थे, ना ही वो उनमें से किसी से भी शादी करना चाहते थे। और जैसे कि सबको उनकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा पसंद थी, पर तेयोंग को अपना चेहरा एक नॉर्मल ही लगता था, जैसे और किसी का था। उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल या फिर बहुत ही अलग हैं सबसे। इसीलिए जब भी तेयोंग को मौका मिल जाता था तो वो अपनी उस छोटी सी दुनिया से भागकर समुद्र की सतह पर आकर एकटक चांद को निहारा करते थे। कभी कभी तो सुबह के टाइम पे भी वो छुप कर आने जाने वाले इंसानों को देखा करते थे, और ऐसा सोच रहे होते थे कि इन लोगों के लिए ये चीज़ें कितनी अच्छी हैं। ये लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी तरह नहीं, हम तो बस समुद्र तक ही सीमित हैं। ऐसा नहीं था कि तेयोंग ने कभी कोशिश नहीं की थी समुद्र से बाहर जाने की, पर जैसे ही वो थोड़ा दूर पहुंचते उन्हें समझ में आ जाता कि वो समुद्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हैं। उन्होंने अपने कई पूर्वजों से भी बातें करी थी कि क्या ऐसा कोई हुआ है जो समुद्र छोड़कर इंसानी दुनिया में जा पाया है, पर ऐसी कोई भी कहानी तेयोंग को कहीं सुनने नहीं मिली। तेयोंग के मम्मी पापा भी काफी ज्यादा परेशान रहने लगे थे तेयोंग को लेकर, क्योंकि ना वो किसी लड़की को पसंद करते थे, ना ही जो उनके लिए रिश्ते आते थे उनमें कोई दिलचस्पी दिखाते थे। और उनके दोस्त के नाम पे भी सिर्फ एक ही दोस्त थे, जिमिन। जिस पे तेयोंग के मम्मी पापा जिमिन से बात करते हैं कि क्या तेयोंग के मन में कोई लड़की है जिससे वो पसंद करता हो, या कुछ भी। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो हमें बता सकता है। क्या तुम उससे पूछने की कोशिश करोगे कि आखिर वो चाहता क्या है। जिस पे जिमिन कहते हैं कि मैं बिना उससे बात किए आपको ये तो कह सकता हूँ कि उसको यहाँ पर कोई भी लड़की नहीं पसंद है, पर फिर भी आप लोगों के सुकून के लिए मैं उससे एक और बार बात करने की कोशिश करता हूँ, और उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि वो शादी कर ले। और इसके बाद जिमिन तियोंग के पास जाते हैं जब वो देखते हैं कि तियोंग अपनी ही धुन में खोए हुए हैं। वो तियोंग को बोलते हैं, तियोंग तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम पूरे टाइम वहाँ बैठे रहोगे। जिस पे तियोंग कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे बस यहाँ सुकून मिलता है इसलिए मैं यहाँ आ जाता हूँ। और फिर जिमिन भी उनके पास ही जाते हैं बैठने के लिए। और फिर तियोंग पूछते हैं कि क्या बात है, तुम यहाँ पर इतनी रात में क्या कर रहे हो। जिस पे जिमिन ज्यादा बातें इधर उधर नहीं घुमाते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा काफी ज्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए इस तरह रहना चाहोगे। क्या तुम्हें कोई भी लड़की नहीं पसंद है तेयोंग। जिस पे तेयोंग बोलते हैं, तुम ये सवाल पूछ रहे हो मुझसे, तुम्हें तो पता ही है ना कि मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो यहाँ पर रहना भी पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ पर शादी करूँगा, तुम्हें ऐसा लगता है। जिस पे जिमिन बोलते हैं, लेकिन तुम्हें कभी ना कभी तो अपना परिवार आगे बढ़ाना पड़ेगा ना तेयोंग। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कभी तो किसी से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। तुम कभी भी किसी लड़की से मिलते ही नहीं हो। बिना मिले ही किसी को रिजेक्ट कर देना अच्छी बात नहीं है तेयोंग। तुम एक बार अपने मम्मी पापा के लाए गए रिश्ते से मिल के तो देखो, उसके साथ थोड़ा समय बिता कर देखो। क्या पता तुम्हें इस दुनिया में रहने का मन करने लगे। वरना तुम्हारे पास ऑप्शन तो है ना कि तुम उसे रिजेक्ट कर सकते हो, पर बिना खुद को एक मौका दिए इस नतीजे पे आ जाना कि तुम्हें इस दुनिया में रहना ही नहीं है,
या तुम्हें किसी से शादी ही नहीं करनी है, ये गलत होगा तेयोंग। और मैं वादा करता हूँ तुमसे, अगर तुम अपने माँ बाप के लाए गए रिश्ते के साथ समय बिताने के बाद भी उसे रिजेक्ट कर दोगे, तो उसके बाद तुमसे शादी के लिए कोई नहीं कहेगा, ये मैं तुम्हें वादा करता हूँ। जिस पे तेयोंग भी थोड़े टाइम सोचते हैं और फिर मान जाते हैं। और फिर तेयोंग के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। और उन रिश्तों में से जो तेयोंग के मम्मी पापा को पसंद आती हैं, वो होती हैं दो लड़कियां, जो कि बहुत ही बड़े राजा की बेटी होती हैं। और वो दोनों खूबसूरत भी बहुत होती हैं। तो खूबसूरती में तो वो दोनों लगभग एक दूसरे को टक्कर दे रही होती हैं। बस अब बात ये आती है कि तेयोंग को कौन पसंद आती है। जब तियोंग के पास ये खबर पहुंचती है कि उनके माता पिता ने उनके लिए दो लड़कियां चुनी हैं, तो वो उनके माता पिता के पास जाते हैं। तो उनके माता पिता उन्हें उन दोनों लड़कियों की तस्वीर और उनके बारे में लिखी गई कुछ बातें एक पत्र पर देते हैं। और फिर वो तियोंग से कहते हैं कि अब तुम्हें जो भी लग रहा हो इनमें से अच्छी है, उसके साथ कुछ समय बिताओ और फिर हमें बताओ कि क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो या नहीं। जिस पे वैसे तो तियोंग को पता होता है कि उन्हें इसमें से किसी से भी शादी नहीं करनी है, लेकिन बस उन्हें जिमिन की वो बात याद रहती है। इस वजह से वो ऐसे ही रैंडमली उनमें से एक लड़की को बोल देते हैं कि हाँ, मैं इसके साथ समय बिताना चाहता हूँ। ये सुनकर तो तियों के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि कम से कम इस बार उनके बेटे ने तुरंत तो रिजेक्ट नहीं किया है किसी को। कम से कम वो किसी लड़की को मौका तो दे रहा है। जिसके बाद तियों के माता पिता उस लड़की के माता पिता से अनुमति लेते हैं कि तेयोंग और वो लड़की शादी के पहले भी कुछ समय साथ बिता पाए, ताकि वो लोग एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें और ये डिसाइड कर सकें कि क्या उन्हें एक साथ पूरा जीवन बिताना है या फिर नहीं। जिस पे उस लड़की के माता पिता इस बात के लिए तो मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, तियोंग और हमारी बेटी मिल सकते हैं, लेकिन रात में नहीं, सुबह में। और फिर वो लड़की तियोंग के पास सुबह सुबह आती है, उनसे बातें करने की कोशिश करती है, उन्हें खुश करने की कोशिश करती है, पर तियोंग को जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं हो। जिस पे वो लड़की भी धीरे धीरे चुप रहने लगी, क्योंकि उसे भी पता था कि वो तियोंग से कुछ भी बात कर ले पर तियोंग तो जवाब ही नहीं देंगे। ऐसे ही अगला एक हफ्ता बीत जाता है और तियोंग को अभी भी उस लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं जगा था। पर एक हफ्ते बाद एक ऐसी बात आती है जिसको सुनने पे तेयोंग तुरंत ही उस लड़की की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में बहुत ही ज्यादा चमक होती है और वो बात ये होती है कि क्या आपको पता है कि मेरे कबीले से एक मरमेड इंसानी दुनिया में जा चुकी हैं। और ये सुनने पे तो तेयोंग तुरंत उस लड़की की तरफ मुड़ते हैं और पूछते हैं, क्या तुम मुझे इसकी पूरी कहानी बता सकती हो। जिस पे वो लड़की बोलती है, क्यों नहीं, आपको ये कहानी नहीं पता है क्या, ये तो हमारे कबीले में बहुत ही ज्यादा फेमस है। जिस पे तियोंग बोलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से अलग अलग कहानियां सुनने की कोशिश करी, पर किसी ने भी ऐसा नहीं बताया कि हमारे यहाँ से कभी कोई इंसानी दुनिया में भी गया है। और फिर वो लड़की उन्हें बताती है कि आज से करीबन 500 साल पुरानी ये बात है, जब हमारे यहाँ एक मरमेड हुआ करती थी। वो भी आपकी तरह बहुत खूबसूरत थी। उन्हें पाने के लिए भी लोग तरसते थे, जैसे आपको पाने के लिए लोग तरसते हैं। पर उन्हें भी इस दुनिया से जैसे कोई लगाव नहीं था और उन्हें समुद्र की बाहरी दुनिया बहुत पसंद थी। और ऐसा माना जाता है कि उन्हें उस काले दरवाजे के पीछे कुछ ऐसा राज पता चला, जिसके बाद वो इंसानी दुनिया में जा पाई। जिस पे तियोंग बोलते हैं, क्या वही काला दरवाजा जिसके पीछे हमें जाना मना है। तो वो लड़की बोलती है कि आप थोड़ा आराम से बात करिए, अगर किसी ने सुन लिया कि हम वो काले दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत बुरी सजा मिल सकती है। जिस पे तियोंग पूछते हैं, तो फिर आगे क्या हुआ। वो बताती हैं कि उन्हें कोई तो राज पता चल गया था, जिससे वो इंसानी दुनिया में जा पाई, वहां रह पाई।
लेकिन एक बार यहाँ से जाने के बाद उन्हें कभी भी किसी ने यहाँ वापस नहीं देखा। जिस पे तेयोंग बहुत ही ज़्यादा बेचैन होकर पूछते हैं कि क्या कभी किसी और ने कोशिश नहीं की उस काले दरवाजे के पीछे जाकर वो राज पता करने की? जिस पे वो लड़की बोलती है कि बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन वो मरमेड पहली थी जिन्होंने उसे सक्सेसफुली पूरा किया था, वरना बाकी तो वहां से कोई वापस लौटा ही नहीं है। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि क्या कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम उस काले दरवाजे के पीछे जा सके। तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होती हैं और बोल रही होती हैं कि आपको उसके पीछे क्यों जाना है। जिस पे तेयोंग कहते हैं कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर वो राज है क्या, और मैं भी इंसानी दुनिया में जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ के लोग आखिर कैसे रहते हैं। जिस पे वो उनसे कहती हैं, लेकिन आपको पता है ना काले दरवाजे की एक और कहानी है। तो जिस पे तियोंग बोलते हैं इसके अलावा कौन सी कहानी है। तो वो उन्हें बताती हैं कि ऐसा माना जाता है कि जो भी उस काले दरवाजे के पीछे जाता है, या तो वो वहीं कैद हो जाता है हमेशा हमेशा के लिए, या फिर एक बहुत ही भयानक आत्मा बन जाता है उस काले दरवाजे के श्राप की वजह से। और वो ये भी बोलती हैं कि बहुत ही कम चांसेस हैं कि वहाँ से कोई जिंदा वापस आए, क्योंकि या तो आप वहाँ पर कैद हो जाएंगे या फिर एक भयानक आत्मा बन जाएंगे। जिस पे तियोंग कहते हैं तो वो कैसे वापस आ गई। तो वो बताती हैं कि उन्होंने वो सारी चीज़ें पार कर ली होंगी जो वहाँ उस काले दरवाजे के पीछे हैं। ऐसा बहुत ही कहानियों में लिखा गया है कि उस काले दरवाजे के पीछे कई सारे पड़ाव हैं जो एक मरमेड या मरमैन को पार करने होते हैं, और अगर उसने सारी चीज़ें अच्छे से पार कर ली तो उसे वो राज पता चल जाता है। लेकिन अगर कहीं भी डगमगा गया तो उसका बुरा हश्र ही होता है। जिस पे तियोंग कहते हैं लेकिन मैं इतने सालों से ये कहानियां ढूंढ रहा हूँ, मुझे तो ऐसी कोई भी कहानी कभी पहले पता ही नहीं चली। जिस पे वो बताती हैं कि मैंने आपको बताया ना कि वो मरमेड हमारे कबीले की थी, और ये सारी कहानियां हमारे कबीले में ही हैं, उसके बाहर नहीं गई हैं। हमने बस बाहर ये चीज़ें फैला दी हैं कि उस काले दरवाजे के पीछे जाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, पर कभी भी किसी को ये नहीं बताया है कि क्यों जाना खतरनाक है। और ये हमारी धरोहर है, इसलिए हम इसे हर किसी को नहीं बता सकते हैं। तो जिस पे तियोंग पूछते हैं तो तुम ये मुझे क्यों बता रही हो। तो वो कहती हैं क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये सारी बातें भी आपको बतानी चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हम जब एक दूसरे को जान रहे हैं तो मैं आपसे कुछ भी छुपाऊं। तो इसलिए मैं आपको भी कह रही हूँ, अगर आप मुझसे कुछ बोलना चाहें तो बिना डरे कह सकते हैं, ये बातें यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। और इन्हीं बातों के ज़रिए हम एक दूसरे को और अच्छे से भी समझ सकते हैं। जिस पे तेयोंग थोड़ी देर सोचते हैं और फिर कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ देर सोचना चाहता हूँ अकेले, फिर मैं वादा करता हूँ तुमसे कि तुमसे ज़रूर बात करूँगा। और ये बात वो समझती हैं और कहती हैं कि आपको जितना समय लेना है आप ले सकते हैं, पर मेरे पास ज़रूर आइएगा। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और तेयोंग अकेले में बस एक टक ऊपर देखते हुए सोच रहे होते हैं। वो मन में ऐसा सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें इनसे शादी करनी चाहिए। अगर वो शादी करेंगे तो हो सकता हो कि उस काले दरवाजे के पीछे जाने का रास्ता पता चल जाए। वहां से बाहर कैसे निकलते हैं वो किसी तो कहानी में लिखा होगा। लेकिन अगर उन्होंने अपने फायदे के लिए शादी करी तो ये तो उनके साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि वो तो तेयोंग से प्यार करने लगी हैं। जिस पे तेयोंग सोचते हैं कि मुझे उसे सच्चाई बता देनी चाहिए कि आखिर मैं उससे क्यों शादी करना चाहता हूँ। और फिर तेयोंग बाहर बैठे एक सर्वेंट से बोलते हैं कि उन्हें वापस बुलाया जाए, और ये खबर उनके पास पहुंचा दी जाती है। जिसके बाद करीबन 10 मिनट बाद वो तियोंग के कमरे में आती हैं। और इतने दिनों में ये पहली बार था
जब उन्होंने तियोंग के चेहरे पर मुस्कान देखी थी, और वो भी इतनी अच्छी मुस्कान जो उनकी खूबसूरती को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दे रही थी। फिर वो बैठती हैं तियोंग के बगल में, और तियोंग तो बहुत ही खुशी से उन्हें कह रहे होते हैं कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो कह रही होती हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतने आसानी से चुन लेंगे। मुझे तो लगा था कि मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी आपका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए। जिस पे तियोंग कहते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें एक सच्चाई बतानी है। तो वो पूछती हैं क्या? और फिर तियोंग उन्हें सारी चीज़ें बता देते हैं कि किस तरह उन्हें भी उनकी वो मर्मेड की तरह ये दुनिया बिल्कुल नहीं पसंद है। उन्हें भी बाहर की दुनिया बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और वो उनसे इसलिए शादी करना चाहते हैं ताकि उन्हें उस काले दरवाजे के पीछे जाने का कोई रास्ता मिल जाए और वो इंसानी दुनिया में जा सकें। और तेयोंग उनसे ये भी कहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप इस शादी के लिए मना कर सकती हैं। मैं समझता हूँ कि ये आपका भी फैसला है। आपका पति अगर आपको प्यार ना करे तो बहुत बुरा लगेगा। और इसके बाद वो थोड़ी देर सोचती हैं और कहती हैं कि मुझे खुशी होगी कि मैं आपके इस सपने में तो आपके काम आ जाऊंगी। जिस पे तेयोंग पूछते हैं तो क्या आप, जिस पे वो कहती हैं हाँ, मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ। क्या पता मेरा ही प्यार हम दोनों के लिए काफ़ी रहे। और इसके बाद तो ये खबर दूर दूर के राज्य तक पहुंच जाती है कि आखिरकार तेयोंग ने एक लड़की पसंद कर ली है और उनकी जल्द शादी होने वाली है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, यहाँ तक कि खुद तेयोंग भी बहुत खुश होते हैं क्योंकि शायद उन्हें यहाँ से आज़ाद होने का एक मौका मिल रहा था। और उनकी जो होने वाली वाइफ थी वो भी उनके इस सपने को बहुत ही अच्छे से समझ रही थी। शादी का दिन आता है जब तेयोंग को बहुत ही खूबसूरती से सजाया जाता है और उनकी होने वाली वाइफ को भी बहुत ही अच्छे से सजाया जाता है। फिर वो लोग अपने रीति रिवाज की तरह उन लोगों की शादी करवाते हैं, और फिर तेयोंग को अपनी वाइफ के यहाँ का और अपने यहाँ का राजा भी घोषित कर दिया जाता है। तेयोंग के मम्मी पापा उनसे बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें ऐसा लगा था कि चलो अब उनका बेटा कुछ तो जिम्मेदारी समझने लगा है। वो जिमिन को भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं उनके बेटे को थोड़ी सी अकल देने के लिए। और जिमिन तेयोंग के पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि तुम तो शादी नहीं करने वाले थे। और तेयोंग इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वो तुरंत जिमिन को गले लगा लेते हैं और बोल रहे होते हैं कि बहुत बहुत थैंक यू जिमिन, अगर तुम नहीं होते तो मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने आगे पहुंच पाता। तो उस टाइम तो जिमिन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से तेयोंग शादी में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड कैसे हो गया। पर उन्हें कहीं न कहीं ये खुशी ज़रूर थी कि चलो कोई लड़की तो ऐसी आई जिसने तेयोंग का मन बदल दिया। लेकिन जैसे ही तेयोंग जिमिन को ये बताने वाले होते हैं कि आखिर उन्होंने उनसे शादी क्यों की, तब तक वहाँ पर रानी आ जाती हैं और वो तेयोंग को रोक लेती हैं। कहती हैं कि मुझे लगता है कि आपको अभी बात नहीं करनी चाहिए। जिस पे तेयोंग समझ नहीं पाते हैं कि आखिर उन्हें रोका क्यों गया। लेकिन वो जिमिन को कहते हैं कि आज रात का खाना खाए बिना तुम जाना नहीं। और ये बोलकर वो रानी के पीछे पीछे जाते हैं ये पूछने के लिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब वो उनसे बात करते हैं तो वो कहती हैं कि मैंने आपको कहा था ना कि ये बातें हमने बहुत कम लोगों को बताई हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आपको ये बात उन्हें कहनी चाहिए। जिस पे तियोंग कहते हैं लेकिन जिमिन तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं जानता हूँ वो कभी भी कोई बात, वो भी मेरी कही हुई, किसी और से नहीं कहेगा। जिस पे वो कहती हैं मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ समय और रुक जाइए। आपको एक बार उस काले दरवाजे के पीछे जाने का रास्ता मिल जाए तब आप जिमिन से कह सकते हैं कि आपने मुझसे क्यों शादी करी। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी को बताना भी नहीं चाहिए, वरना हम दोनों की बदनामी हो जाएगी। जिस पे एक बार को तो तेयोंग को भी लगता है कि अगर उन्होंने जिमिन को बता दिया और जिमिन ने कहीं तेयोंग के मम्मी पापा से ये बात कह दी
तो उनके मम्मी पापा भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे। और इसके बाद वो रानी की बात मान जाते हैं और जिमिन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं। पहले कुछ दिन तो तियोंग बहुत ही ज़्यादा खुशी से हर एक किताब को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि वो उन लोगों की सीक्रेट बुक्स को भी पढ़ते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसी कोई भी लाइन या फिर कोई भी बुक नहीं थी जिसमें उस काले दरवाजे के पीछे जाने का कोई भी रास्ता या कोई भी राज लिखा हो। कहानियों में ऐसा ज़रूर लिखा रहता उसके बारे में, या फिर जो लोग वहाँ पर गए हैं वो कभी वापस नहीं आए हैं, पर वहाँ जाकर वहाँ से वापस आना उसका राज ये कहीं नहीं लिखा था। जिस पे तेह अपनी रानी से भी बात करते हैं कि क्या आपको पता है कोई और ऐसी सीक्रेट किताब या फिर कोई लेटर या कोई खुफिया चीज़ जो हमें उस चीज़ के बारे में बता सके। पर उन्हें जितना भी पता था उन्होंने तियोंग को बता रखा था। जिस पे वो लोग और किताबें भी ढूंढना शुरू करते हैं और ऐसे 1 महीने बीत जाते हैं और अब तो तियोंग काफी ज्यादा सैड रहने लगे थे। वो ये सोच रहे होते हैं कि मुझे जब ऐसी किसी चीज का पता भी चला तो उसका कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन एक दिन उनकी रानी उनके पास आती है, वो काफी ज्यादा खुश होती हैं और उनके हाथ में कुछ पन्ने होते हैं और वो तियोंग को देते हुए कहती हैं कि हमें वो राज पता चल गया है। जिस पे तियोंग फिर से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो उन पन्नों को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी कि किस तरह उस काले दरवाजे के पीछे जाया जा सकता है और बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से वापस आया जा सकता है। पर वहां पे पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन तेयोंग को ये चीज रोकने नहीं वाली थी। वो दूसरे ही दिन सारी चीजें तैयार करते हैं और उस काले दरवाजे के पीछे जाने के लिए निकल जाते हैं। ये बात सिर्फ और सिर्फ उनकी रानी को पता थी कि वो उस काले दरवाजे के पास गए हैं, बाकी किसी को भी नहीं। तेयोंग उस काले दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद उन्हें थोड़ा सा डर तो लगता है, लेकिन वो सोचते हैं कि मैं इतनी दूर आकर अब यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। और फिर वो एक मंत्र बोलते हैं क्योंकि उसको बोले बिना वो दरवाजा खुलता ही नहीं, और वो मंत्र भी उन्हें उनकी रानी ने ही दिया था। और वो मंत्र बोलने के बाद वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और तेयोंग थोड़ा सा घबराते हुए ही सही लेकिन अंदर चले जाते हैं। पहले तो वहां पर चारों तरफ बस खूब अंधेरा होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही होती है और तेयोंग धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ते जाते हैं। उस रोशनी के करीब बस पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी एक आवाज आती है कि रुक जाओ और पहले मेरे सवाल का जवाब दो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तेयोंग इस चीज पे बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें कई सारे पड़ाव पार करने होंगे। तो वो बिना डरे उस आवाज को कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना सवाल पूछ सकते हो। जिस पे वो आवाज अपना सवाल पूछती है कि मैं जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी बढ़ रही हूँ। मेरे पास लंग्स नहीं है, फिर भी मुझे हवा चाहिए। और मेरे पास मुंह तो नहीं है, लेकिन फिर भी पानी मुझे मार देता है। तो बताओ मैं क्या हूँ? और फिर वो आवाज कहती है कि अगर तुमने ये रिडल सॉल्व कर ली तो मैं खुद तुम्हें इस पड़ाव से आगे लेके जाऊंगा। फिर तेयोंग वो रिडल बार बार दोहरा रहे होते हैं और अपने आसपास देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा था। फिर उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करते हैं और वो रिडल वापस से बोलते हैं। तो उन्हें बाकी किसी चीज से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बस एक चीज से समझ में आता है कि पानी किस चीज को मार सकता है। और फिर वो उस आवाज से कहते हैं कि मुझे जवाब पता है। तो वो आवाज हंसते हुए बोलती है, तो बताओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें कितना पता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम जवाब सही नहीं दे पाए तो तुम मारे जाओगे।
जिस पे तेयोंग कहते हैं कि वो आग है, क्योंकि वो जिंदा नहीं है फिर भी वो बढ़ती है और बिना लंग्स के उसको सांस चाहिए होती है, यानी कि ऑक्सीजन, और उसे सिर्फ पानी ही मार सकता है। जिस पे वो आवाज काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और इसके बाद उनके लिए अगला पड़ाव खुल जाता है। तेहम खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि चलो अभी कुछ तो अच्छा हुआ है मेरी जिंदगी में। अभी कुछ ही दूर वो आगे चले थे, तब तक अचानक बहुत ही तेज वहां पे उजाला हो जाता है, जिससे तेयोंग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और जब वो अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने जमीन पर कुछ अलग अलग तरह के चित्र बने हुए थे। पहले तो तेयोंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, और तभी एक आवाज फिर से गूंजती है कि इस बार देखते हैं कि तुम इस चीज को कैसे सुलझाते हो। और इसके बाद थोड़ा सा चेक करने के लिए तेयोंग एक पैर आगे बढ़ाते हैं, और तभी एक तीर उनकी तरफ आता है और वो बस उससे बच के हट जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो तीर छूता हुआ चला जाता है, जिससे उनको चोट भी लग जाती है। और फिर वो आवाज हंसते हुए बोल रही होती है कि ये वाली पहेली उतनी आसान नहीं है। अगर तुमने कहीं भी गलत जगह पैर रखा तो क्या पता तुम मारे जाओ। जिस पे तेयोंग पहले तो बहुत ही ज्यादा दिमाग लगाते हैं कि आखिर इसमें क्या किया जा सकता है, और फिर वो उस आवाज पे ध्यान देते हैं। तो उसने कहा था कि अगर तुमने गलत जगह पैर रखा तो अगर कुछ ऐसा हो जिससे तेयोंग उड़ के या फिर हवा में जा सके। और फिर तेयोंग बहुत सारी कोशिशें करते हैं, जैसे एक बड़ा सा डंडा ले आते हैं, उससे कूदने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होता है। दूर रस्सी फेंकते हैं पर रस्सी कहीं बंधती ही नहीं है। और फिर वो वहीं पास में ही लगे एक पेड़ को देखते हैं जो कि काफी लचीला था। और फिर उनके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वो उस पेड़ को बहुत ही ज्यादा खींचकर पीछे बांध देते हैं और फिर उसकी एक टहनी पर बैठ जाते हैं, और फिर उसकी रस्सी को काट देते हैं, जिससे वो बहुत ही दूर फेंका जाते हैं। लेकिन उससे उन्हें वो पहेली पूरी ही नहीं करनी पड़ती है और वो डायरेक्ट उस पहेली के पार उतरते हैं। इस बार फिर से वो आवाज बहुत ही ज्यादा खुश होती है तेयोंग से, और उनके लिए अगला पड़ाव भी खुल जाता है। तेयोंग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये आखिरी पड़ाव है जो उन्हें पार करना है, और इसके बाद उन्हें आजादी मिल जाएगी इस मरमैन होने से। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकी नहीं, क्योंकि उन्हें वहां पर दिखाई दी और कोई नहीं बल्कि उनकी ही रानी। जिस पे तियोंग उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम मुझसे पहले वहां पर कैसे पहुंच गई, तुम्हें क्या इसके बारे में कुछ पता था। तो पहले तो उनकी रानी कुछ बोल नहीं रही होती है, और तभी वो आवाज हंसना शुरू कर देती है, और उनकी हंसी सुनकर त्योंग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। और फिर जब वो रानी की तरफ देखते हैं तो वो फूट फूट कर रो रही होती हैं, और फिर वो त्योंग से माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जानती हूँ मुझे आपको इसमें घसीटना नहीं चाहिए था, पर मेरे पास कोई और चारा नहीं था। जिस पे तियोंग बोलते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो, ये आखिरी पड़ाव बचा है, मैं इसे पार कर लूंगा तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा, पर तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। जिस पे उनकी रानी उन्हें बताती हैं कि आपको शायद याद नहीं है, मैंने कहा था कि बहुत सारी मरमेड और मरमैन यहाँ पर आए हैं लेकिन वो वापस नहीं आ पाए हैं। उनमें से ही एक था मेरा प्यार, मैं जिससे शादी करना चाहती थी। उसे मैंने बहुत मना किया था कि इस दरवाजे के पीछे ना जाए, लेकिन उसे भी आपकी ही तरह बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी यहाँ आने में। और अब वो एक भयानक आत्मा बन चुका है, और उसे बचाने के लिए मेरे पास एक ही चारा था जो मुझे इस आवाज ने बताया था कि मुझे किसी ऐसी मर्मेड या फिर मर्मेन को यहाँ लाना होगा जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो, क्योंकि ये जो आवाज है इसको शक्ति दूसरों की खूबसूरती से ही मिलती है। मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं आपको यहाँ पर ले आई।
इस आवाज़ ने मुझसे कहा था कि ये मेरे प्यार को लौटा देगी अगर मैंने इसे खूबसूरत मर्मेड या मर्मेड दिया। तेयोंग वहीं पर हक्के बक्के बस खड़े रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करें या फिर इस चीज़ से वो कैसे बाहर निकलें। लेकिन शायद अब बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाँ पर तेयोंग खड़े थे उसके जस्ट सामने एक बहुत ही गहरी नदी थी और उसके उस पार खड़ी थी उनकी रानी। और वो रोते हुए ही अपना हाथ काटती हैं और अपने हाथ में से जो बहता हुआ खून होता है उसे उस नदी में बहा देती हैं। और इतना करने के बाद वो आवाज़ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और रानी रोते हुए बस तेयोंग से माफ़ी मांग रही होती हैं। और उसके बाद वो जो आवाज़ होती है वो अपने जादू से रानी के प्रेमी को दिखाती है, जो कि बहुत ही डरावना और खतरनाक भूत बन चुका था। और उसे देखकर भी रानी बहुत ही ज़्यादा रो रही होती हैं और तियोंग से कह रही होती हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसके बिना रह नहीं सकती थी, वरना मैं आपको कभी भी इस जगह आने नहीं कहती। और तब तक वो जो आवाज़ होती है वो तियोंग को बहुत ही ज़्यादा दर्द देने लगती है। उनको कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा होता है, लेकिन महसूस सब कुछ हो रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे अंदर से उन्हें कोई तोड़ रहा हो। और बस कुछ ही मिनटों में तेयोंग उस डरावनी आत्मा जैसे बन जाते हैं और उनका प्रेमी वापस से अपने मरमेन वाले रूप में आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। और इसके बाद रानी बोल रही होती हैं, और तुम अपना वादा भी मत भूलना। जिस पे वो आवाज़ कहती है कि हाँ हाँ, अब तुम लोग जब वापस जाओगे तो किसी को भी याद नहीं होगा कि तेयोंग नाम का कोई मरमैन भी हुआ करता था और तुम दोनों वहाँ के राजा और रानी रहोगे। जिस पे तेयोंग इतने देर से जिन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, वो उनसे कहते हैं कि तुम मुझसे सीधा बोल सकती थी कि तुम्हें मेरी इसलिए ज़रूरत है, मैंने भी तो तुमसे सच ही कहा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया और मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। पर वो उनसे कुछ कहती नहीं है और अपने प्रेमी को लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। और इधर तेयोंग अनंत काल के लिए इस दर्द भरी जिंदगी में होते हैं। उधर जब वो राज्य में पहुंचती हैं तो किसी को भी याद नहीं होता है तेयोंग नाम के किसी भी मरमैन का। वो लोग तो उन्हीं दोनों को राजा और रानी मान रहे होते हैं और इधर तेयोंग इंतजार कर रहे होते हैं किसी ऐसे का जो उन्हें आजाद करवा सके। और यहीं पे उस बुक में कहानी खत्म हो जाती है जो जंगकुक के हाथ में थी। हाँ, ये कहानी थी एक मरमैन की जो इंसान बनना चाहता था पर एक भयानक आत्मा बन के रह गया। और जंगकुक को ये कहानी उनके दोस्तों ने रेकमेंड की थी, इसलिए वो उन्होंने ये बुक पढ़ी। पर उन्हें ऐसा बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये सच भी है। पर उनके दोस्त उनसे कहते हैं कि ये आज भी सच है। अगर तुम पानी में सारे गैस और सारी चीज़ों के साथ डाइव करो तो तुम्हें आज भी उन लोगों के राज्य के टूटे फूटे चीज़ें दिखेंगी। जिस पे जंकुक बोलते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, वो चीज़ें कोई और भी तो हो सकती हैं, और समुद्र में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और चलो मान भी लिया कि उन लोगों का ऐसा कोई राज्य या फिर किंगडम हुआ करता था, लेकिन मुझे ये तेयों की कहानी में तो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं दिखती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मरमैन और फिर भूत बन जाए, वो भी इतनी भयानक। और तुम लोगों के हिसाब से अगर मैं मानूं तो वो आज भी इंतजार कर रहा है किसी का जो उसे छुड़ा सके वहां पे। जंगकुक इस कहानी में कोई भी सच्चाई नहीं मान रहे थे, जिस पे जंगकुक के एक दोस्त उनसे कहते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, हम सब मिलकर इस जगह को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो जंगकुक बोलते हैं कि ये जगह कोई धरती पे नहीं है कि तुम आराम से वहां गए या फिर चाहे जैसे चले गए और तुमने ढूंढ लिया। ये समुद्र के अंदर है, इसके लिए तुम्हें प्रॉपर चीजें चाहिए, और अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो हम ही लोग की जान चली जाएगी और फिर एक नई कहानी बाहर आ जाएगी कि वो भूत या मरमन इंसानों को भी खा जाता है। लेकिन तभी उनका एक और दोस्त अपने हाथ में एक और किताब लिए वहां पर थोड़ा डरते हुए आ रहा होता है।
और वो बुक दिखाते हुए कहता है कि अभी जिस मरमैन की तुमने कहानी सुनी थी, उसकी और भी कहानियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इस कहानी को सच मानकर तेयों को ढूंढने की कोशिश करी थी, लेकिन उन लोगों की सिर्फ और सिर्फ लाशें मिली। वो भी ऐसी लाशें जैसे उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक मौत दी गई हो। ये कहानी सुनकर तो चंकू के सारे दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सबको गूज़बम्स आ रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन जंगकुक बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड होते हैं और वो उन लोगों को फिर से कहते हैं कि अब से मुझे ऐसी कोई कहानी मत रिकमेंड करना और उन्हें ढूंढने का ख्याल तो तुम छोड़ ही दो। और इतना कहकर वो अपना बैग उठाते हैं और अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जंगकुक एक डिज़ाइनर थे और वो काफ़ी अच्छी खासी कंपनी में हेड डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहे थे। तो उन्हें अलग-अलग जगह जाकर वहाँ के कल्चर और भी सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। और जब उन्होंने अपने दोस्तों से कुछ रिकमेंडेशन मांगी, तो उन लोगों ने उन्हें तेओंग की स्टोरी पढ़ने के लिए कहा और उन्हें ये भी कहा कि अगर तुम्हें ये पसंद आए तो तुम वहाँ जा सकते हो। पर जंगकुक को नहीं पता था कि ये कोई मरमेन की कहानी है। वो तो रास्ते में जाते हुए ये सोच भी रहे होते हैं कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया। इससे अच्छा मैं कहीं और के ट्रेडिशनल या फिर ऐसी सारी चीज़ों की बुक पढ़ लेता। घर पे भी वो खाना खाते हैं और चुपचाप सोने चले जाते हैं। लेकिन फिर जंगकुक को एक सपना आता है जिसमें वो आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा देख पा रहे थे और फिर कुछ देर में उन्हें समझ में आता है कि वो तो समुद्र के अंदर हैं और वहां पे उन्हें धीमी धीमी आवाज आ रही होती है कि जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। और वो धीरे धीरे उस आवाज के पास पहुंचते हैं तो उसका चेहरा देखकर ही जंकू की नींद टूट जाती है। और वो जब उठते हैं तो वो पूरी तरीके से पसीने में तरबतर होते हैं और उन्हें वो चेहरा इतना ज़्यादा डरावना लगा था कि वो बस अपने टेबल पर रखा हुआ पानी एक सांस में पी जाते हैं और फिर सोच रहे होते हैं कि ये मेरे दोस्तों की वजह से हुआ है। ना वो लोग मुझे ऐसी हॉरर स्टोरी पढ़वाते, ना मुझे ऐसा कोई सपना आता। पर शायद जिनको को ये नहीं पता था कि उन्हें अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। फिर से जंकुक पानी पी के सो जाते हैं और फिर दूसरी सुबह होती है तो वो आराम से तैयार होकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जंकुक आज हर जगह पर पानी या फिर पानी से रिलेटेड चीज़ों को ज़्यादा ही नोटिस कर ले रहे थे। मतलब ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहे थे, पर उनके सामने या तो एक्वेरियम आ जाता या फिर कोई पोस्टर लगा होता पानी से रिलेटेड या फिर कोई भी पानी की ही बात कर रहा होता। पर इन सारी चीज़ों को भी वो इग्नोर कर देते हैं और अपने काम पर पहुंच जाते हैं और वहां पर वो नॉर्मली काम कर रहे होते हैं जैसे हर दिन कर रहे थे। लेकिन आज उन्हें डिज़ाइन के लिए जो थीम मिलता है वो भी होता है सी। इतने सारे साइंस मिलने के बाद भी जंगकुक इन सब को इग्नोर कर रहे होते हैं और जब वो डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वो अपने आप खो जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपनी तरफ बुला रहा हो और ऐसे ही खोते खोते जंगकुक वहीं नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और वो फिर से अपने आप को वैसे ही समुद्र में पाते हैं। आसपास हर जगह अंधेरा होता है और फिर से उन्हें तेओं की आवाज़ उन्हें अपनी तरफ बुला रही होती है। वो फिर से उसी समुद्र में और गहरा जा रहे होते हैं और फिर से वो उस काले दरवाजे के पास पहुंचते हैं और उसके अंदर जाते ही उन्हें तियोंग का चेहरा दिखता है और वो फिर से डर के मारे चिल्लाकर उठ जाते हैं। और जब वो उठते हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। उनके जो कोवर्कर्स होते हैं वो उन्हें जब वो बेहोश हो गए थे तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल एडमिट कर चुके थे। फिर जब वो होश में आते हैं तो डॉक्टर्स उनके सारे वाइटल्स चेक करते हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर देते हैं। उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उन्हें ऐसे सपने, ऐसे हिंट्स क्यों मिल रहे हैं और वो इतने ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे
कि वो फिर से अपने बेड पर बस ऐसे ही लेट जाते हैं और ऊपर सीलिंग को देखते हुए एक ही चीज सोच रहे होते हैं कि आखिर था कौन जो इतना ज्यादा भयानक दिख रहा था, और अगर वो नॉर्मल सपना था तो वो सपना रिपीट कैसे हो सकता है। और इसके कुछ दिन बाद जब जंकुक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो वो सबसे पहला काम जो करते हैं वो होता है अपने दोस्तों को कॉल लगाना। और फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक टाइम और जगह डिसाइड करते हैं और उन लोगों से वहाँ पर मिलने जाते हैं। और फिर वो अपने दोस्तों से मिलकर उन्हें सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं, जिस पे पहले तो उनके दोस्तों को लग रहा होता है कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो जंकुक का सीरियस चेहरा देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये मजाक तो नहीं ही कर रहा है। और फिर वो अपने दोस्तों से पूछ रहे होते हैं कि अब तुम लोग बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उस पे सब लोग अपने अपने आइडियाज दे रहे होते हैं और उनमें से ही एक दोस्त बोलते हैं कि क्यों ना हम उस जगह जाकर देखें जैसा कि हमारे दोस्त ने पहले कहा था। तो जिस पे जंकुक थोड़ी देर तो सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि क्या किसी को पता है जो कि अंडर वाटर जाने की सारी प्रोसेसेस जानता हो और हमें भी ले जा सके। तो जिस पे जंकुक के दोस्त लोग बोलते हैं कि अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा जानने वाला तो नहीं है पर हम खोज तो सकते हैं ना। और इसके बाद वो लोग वहीं से अपने अपने घर चले जाते हैं। और जंकुक ने उन लोग को बोला था कि जैसे ही कोई तुम्हें थोड़ा सा भरोसेमंद आदमी मिले जो हम लोगों को अच्छे से सेफ्टी से वहां पर ले जा सके और वहां से वापस भी ला सके तो मुझे जरूर बताना। और इसके बाद से हर दिन जंकुक बहुत ही ज्यादा बेचैन रहते कि कब उनको उनके किसी भी दोस्त का कॉल या मैसेज आए और वो कितनी जल्दी उस समुद्र में जाएं और उस इंसान या फिर वो जो भी है उसे ढूंढें। लेकिन दूसरी तरफ जंकुक अपने मन में सोच रहे होते हैं कि मैं इतना ज्यादा क्यों अट्रैक्ट हो रहा हूँ उस चीज की तरफ, आखिर मुझे क्यों जानना है कि वो क्या है। बस कुछ सपनों की वजह से मैं अपने ऊपर इतना ज्यादा बड़ा खतरा मोल ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी जंकुक बहुत ही ज्यादा बेताब थे कि कब उनके दोस्त उन्हें बताएं। और ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं और फिर जंकुक के एक दोस्त उन लोगों को बताते हैं कि उन्हें एक भरोसेमंद आदमी मिल गया है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल भी है और उसने आज से पहले कई सारे लोगों को अंडर वाटर ले भी गया है और वहां से वापस भी ले आया है। लेकिन फिर भी जंकुक बोलते हैं कि तुम मुझे उसका नंबर दो, मैं खुद कंफर्म करूंगा कि क्या वो उस जगह जो इतनी खतरनाक है वहां जाने के लिए रेडी है। और इसके बाद जंकुक के दोस्त उन्हें कॉन्टैक्ट्स देते हैं और तुरंत ही जंकुक उन्हें कॉल करते हैं और इसके बाद उनसे पूरी बात करते हैं, सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं और डायरेक्ट बोलते हैं कि वहाँ पे खतरा हो सकता है। लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल होते हैं कि नहीं हमने पहले भी काफ़ी बार देखा है ये सारी चीज़ें, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जिस पे जंकुक को भी थोड़ा सा रिलैक्स लगता है और वो हाँ बोल देते हैं। और फिर वो दिन आ जाता है जब जंकुक और उनके दोस्त जाने वाले थे उस जगह जिससे जुड़ा हुआ था जंकुक का सपना। वो सभी काफी ज्यादा नर्वस होते हैं लेकिन साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी। और फिर उन लोगों को प्रॉपर पूरा गियर पहनाया जाता है, सेफ्टी गार्ड्स पहनाए जाते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए जाते हैं। और फिर वो लोग एक बोट में बैठते हैं और उस जगह जाते हैं जहाँ पे उन लोगों को लग रहा था कि वो किंगडम यहीं कहीं आसपास होना चाहिए। और फिर जो उन लोगों के इंस्ट्रक्टर होते हैं सबसे पहले वो धीरे धीरे अंदर जाते हैं, थोड़ा आसपास देखते हैं और फिर धीरे धीरे वो जंकुक और उनके दोस्तों को अंदर लेके आ रहे होते हैं। उन लोगों को भी थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन फिर वो लोग भी धीरे धीरे एडजस्ट करने लगते हैं। लेकिन जंकुक का पूरा ध्यान वो किंगडम खोजने पर ही था। उन्हें बस ये था कि कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से कुछ समझ में आ जाए कि वो कौन है। बहुत देर तक वो लोग ढूंढते रहते हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए, पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। पर तभी अचानक से जंकुक को एक आवाज आती है और इसके बाद वो अपने सभी दोस्तों से इशारों इशारों में पूछने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या तुम्हें आवाज आई, पर किसी को समझ ही नहीं आ रहा होता है। और इसके बाद फिर से जंकुक को वही आवाज आती है
और वो और कोई आवाज नहीं बल्कि वो सपने वाली आवाज ही होती है, जिसपे जंगकुक बिना एक सेकंड भी गवाए बस उसी आवाज के पीछे जाने लगते हैं। उनके इंस्ट्रक्टर और बाकी सारे दोस्त उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक तो बिना कुछ सुने बिना कुछ देखे बस उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं। और अंदर जाते जाते वो लोग एक ऐसे खंडहर जैसी जगह पे पहुंचते हैं जिसको देखने भर से ही बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। उनके पीछे पीछे उनके दोस्त और इंस्ट्रक्टर भी आते हैं और वो लोग उन्हें हाथ से पकड़कर वहां से ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जंगकुक उन लोगों को अपने हाथ से ही मना कर रहे होते हैं और ये भी इशारा कर रहे होते हैं कि हमें अंदर जाना चाहिए। बहुत ज्यादा रोकने के बाद भी जंगकुक अंदर चले जाते हैं और उस खंडहर के अंदर जाते ही जैसे मानो जंगकुक के सामने पूरी दुनिया ही अलग सी दिखने लगी हो। वो कोई खंडहर जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बल्कि वो तो बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही थी। जंगकुक को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन वो जगह इतनी ज्यादा खूबसूरत और सच्ची लग रही होती है कि वो ये चीज बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या ये सच में वहम है या फिर ये सच ही है। और रह रह कर उन्हें तेयोंग की आवाज उन्हें और भी ज्यादा अपने करीब खींच रही होती है। उधर जंगकुक के दोस्त उनका वहीं बाहर ही इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई खंडहर के अंदर जाए। और वहीं जंगकुक अंदर जाते जाते इतना अंदर पहुंच जाते हैं कि वो अपने उसी सपने वाली जगह यानी कि काले दरवाजे के सामने खड़े होते हैं। और फिर वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि वो काला दरवाजा खुल जाए, लेकिन वो तो खुल ही नहीं रहा था। उस पे अपनी पूरी ताकत लगा के देख लेते हैं, लेकिन फिर भी वो दरवाजा टस से मस नहीं होता है, जिस पे जंगकुक को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इसके आगे कैसे जाएं। और उन्हें फिर से तियोंग की आवाज आती है और वो उन्हें वही मंत्र बताते हैं जो मंत्र बोलकर वो दरवाजा खुल सकता था। वो मंत्र जंगकुक बाहर तो नहीं बोल सकते थे क्योंकि वहां पे पूरा पानी था, लेकिन वो अपने मास्क के अंदर ही वो मंत्र बोल रहे होते हैं और जैसे ही वो मंत्र बोल के खत्म करते हैं वो दरवाजा बहुत ही आसानी से खुल जाता है। अंदर जाने पे जंगकुक को भी वही वही पड़ाव मिलते हैं जो तेयोंग को मिले थे, और थोड़ा मुश्किल से ही सही लेकिन दो पड़ाव तेयोंग की तरह ही जंगकुक भी पार कर जाते हैं। और जब वो तीसरे पड़ाव पे पहुंचते हैं तो वो आवाज उसी तरीके से हंस रही होती है जब तेयोंग वहां थे और वो हंस रही थी। ये चीज जंको को समझ में तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे थे और वो उस कहानी से भी सारी चीजें रिलेट कर रहे होते हैं। और उन्हें याद आता है कि तेयोंग के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। और उसके बाद जब वो अपने सामने उसी भयानक सी आत्मा यानी तेयोंग को देख लेते हैं तो उन्हें सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो समझ जाते हैं कि वो भी इस ट्रैप में फंस गए हैं। लेकिन जंगकुक इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे और वो अपने मास्क के अंदर से ही बोल रहे होते हैं वो उस आवाज से कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम मुझे ऐसी कोई पावर दो जिससे मैं पानी के अंदर भी बिना हेलमेट यानी ऑक्सीजन सिलेंडर के भी रह पाऊं। और वो आवाज वैसा ही करती है और फिर वो आवाज कहती है कि अब तुम मुझसे बिना किसी परेशानी के बात कर सकते हो, जिस पे जंगकुक अपना हेलमेट निकालते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड होते हैं ये देख के कि उन्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। और फिर वो उस आवाज से कहते हैं कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। मुझे इतना तो समझ में आ ही चुका है कि तुम्हें कोई ना कोई इंसान या फिर समुद्र के लोग चाहिए ही चाहिए ताकि तुम इस काली जगह पे जिंदा रह सको। तो मैं तुमसे ये डील करना चाहता हूँ कि तुम तेयोंग को आजाद कर दो। सिर्फ आजाद ही नहीं बल्कि उसे इंसान बना दो, और फिर ये हम दोनों की जिम्मेदारी रहेगी कि तुम्हें इंसान या फिर कोई समुद्र ही कोई लाकर दिया जाए। तो जिस पे वो आवाज थोड़ी देर तक चुप ही रहती है। और शायद जंकुक का जो प्लान रहता है वो तेयोंग को भी समझ में आ रहा होता है, जिस पे तेयोंग भी बोल पड़ते हैं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें अब हमारी बात मान लेनी चाहिए,
क्योंकि अगर यहाँ से मैं गया और जंगकुक फंस गया तो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें जंगकुक का ही शरीर मिलेगा, और अगला इंसान या फिर यहाँ का कोई कब आए ये तुम नहीं जानते हो। पर हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें हर 6 महीने में एक इंसान ले आकर देंगे, और वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। और उसके बाद तेयोंग और जंगकुक बस इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आवाज उन लोगों के जाल में फंस जाए। और उसके बाद उन लोगों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि वो आवाज उन लोगों की ये डील मान जाती है, जिस पे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन उस आवाज को दिखाते नहीं हैं। और वादे के हिसाब से वो आवाज तेयोंग को इंसानी शरीर में बदल देती है, और उन्हें देखकर जंगकुक बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। तेयोंग इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे होते हैं कि जंगकुक उनकी तरफ से अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहे होते हैं। और फिर तेयोंग जंगकुक के पास आते हैं और वो लोग उस खंडहर से बाहर जाते हैं, जहाँ पर जंगकुक के दोस्त उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और जैसे ही जंगकुक बाहर आते हैं, उनके दोस्त पूछने की कोशिश तो कर रहे होते हैं कि ये कौन है, लेकिन उन लोगों को ज्यादा जरूरी ये लगता है कि जल्दी से यहाँ से बाहर निकला जाए। और फिर वो लोग अपने इंस्ट्रक्टर की मदद से वहाँ से जल्दी से बाहर निकलते हैं। और बोट में बैठने के बाद जब वो लोग काफी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, तब वो लोग पूछना शुरू करते हैं कि ये कौन है और ये तुम्हें कहाँ से मिला, लेकिन ये तो कितना ज्यादा खूबसूरत है। जिस पे जंगकुक अपने दोस्तों से कुछ भी नहीं छुपाते हैं और सारी चीजें एकदम सच सच बता देते हैं कि ये वही तेयोंग है जो उस कहानी में था, जो बहुत ही खूंखार आत्मा बन गया था, और मैंने ही इसे वहां से छुड़ाया है। और अब ये हम ही लोग के साथ रहेगा, हम लोग के साथ रहकर इंसानी दुनिया की सारी चीजें सीखेगा। जिस पे उसके दोस्त काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि हम पहले होंगे जो सबको बताएंगे कि हमने एक अलग सा ही स्पीशीज ढूंढ निकाला है। जिस पे जंगकुक तुरंत मना कर देते हैं, ये बोलते हुए कि इस चीज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, सबको यही बताना कि ये हमारा एक कॉमन फ्रेंड है, और बाकी मैं सारी चीजें संभाल लूंगा, मैं इसे अपने साथ रखूंगा। जिस पे सब लोग मान जाते हैं, और इसके बाद वो लोग तेयोंग को लेकर शहर में आते हैं। पहले तो तेयोंग इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होता है, इतनी सारी चीजें देखकर, इतने सारे लोगों को देखकर। और उन्हें देखकर जंगकुक खुश हो रहे होते हैं, और फिर जंगकुक तेयोंग को अपने घर ले जाते हैं। वैसे तो जंगकुक को ये लगा था कि तेयोंग को बहुत सारी चीजें सिखानी पड़ेंगी, लेकिन जंगकुक को शौक लगता है जब उन्हें देखता है कि तेयोंग को तो बहुत सारी चीजें पता ही है इंसानी लोगों के बारे में। जिस पे वो तेयोंग से बात कर रहे होते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है। तो तेयोंग बताते हैं कि मुझे इंसानी दुनिया हमेशा से ही बहुत पसंद थी, इसलिए मैं उसके बारे में चीजें जानता रहता था, और इसी वजह से मुझे तुम लोगों की भाषा भी आती है। जंगकुक को तेयोंग बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग लग रहे होते हैं, सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि उनके नेचर से भी। जंगकुक को बस एक ही चीज समझ में नहीं आ रही थी, और वो ये कि तेयोंग ने सिर्फ मुझे ही आवाज क्यों दी, और वो मेरे ही सपने में क्यों आया, जबकि हम सब ने एक साथ वो कहानी पढ़ी थी। पर जंगकुक को ऐसा लगता है कि अभी ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, और वो तेयोंग को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करने देते हैं। और फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, और जंगकुक को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि वो तेयोंग से ये बात छेड़ सके कि आखिर उन्होंने उन्हें ही क्यों बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ तेयोंग और जंगकुक के बीच काफी ज्यादा करीबियां बढ़ रही होती हैं। जंगकुक भले ही अपने ऑफिस के काम के लिए थोड़ा टाइम बाहर रहते, लेकिन वो भाग भाग कर तेयोंग के लिए घर आते। वो लोग साथ में घूमते फिरते, खाना बनाते, मूवीज देखते, बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ ही करते। और जंगकुक एक चीज तो नोटिस करते थे कि तेयोंग उनके ऊपर जैसे हक जताते हैं, पर उन्होंने ये चीज ज्यादा ध्यान नहीं दी। ऐसे ही आगे 2-3 हफ्ते बहुत ही सुकून भरे बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक
तेयोंग और जंगकुक दोनों के कान में वही आवाज़ गूंजने लगती है, जिससे वो लोग अपना सर पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और वो बोल रही होती है कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम लोगों को भूलने नहीं दूंगा कि मैं तुम लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकता हूँ। अब इस आवाज़ के आ जाने के बाद तेयोंग और जंगकुक ये सोच रहे होते हैं कि आखिर इस चीज़ से छुटकारा कैसे पाएंगे, क्योंकि वहाँ तो उन लोगों ने कह दिया था कि वो लोग उसे एक इंसान या फिर कोई भी बहुत खूबसूरत स्पीशीज़ ले आकर देंगे, पर अब क्या वो लोग सच में तो किसी को नहीं देना चाहते हैं। तो इसके लिए वो लोग हर एक लाइब्रेरी में ऐसी किताबें ढूंढ रहे होते हैं जो वो उस काले दरवाजे या फिर वहाँ की वो उस आने वाली आवाज़ से रिलेटेड हो। बहुत दिनों तक ढूंढने पर उन लोगों को एक पहेली मिलती है, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि उसे वही हरा सकता है जिसके पास हो वो ताकत जिसमें कुछ भी किया जा सकता है। ये पहेली ना तो तेयोंग को ना ही जंगकुक को समझ में आ रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग इस पहेली का जवाब ढूंढना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक रात जब तेयोंग और जंगकुक अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे होते हैं, तो वो आवाज़ तेयोंग के मन में इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि वो वापस से उसी भयानक आत्मा में बदल जाएंगे, क्योंकि वो आवाज़ उनका वो रूप भी तो कंट्रोल कर रही थी। जंगकुक से मदद मांगने के लिए वो अपने कमरे से किसी तरह उठकर जंगकुक के कमरे की तरफ जा रहे होते हैं, और जब वो दरवाज़ा खोल के जंगकुक के थोड़ा सा पास पहुंचते हैं तो वो देख रहे होते हैं किस तरह जंगकुक बहुत ही ज़्यादा आराम से सो रहे हैं। उस टाइम पे तेयोंग जब जंगकुक को देखते हैं तो वो खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि तेयोंग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा पहले से पसंद करते थे। ये बात है करीबन उस टाइम से 20 साल पहले की, जब जंगकुक बच्चे हुआ करते थे और वो एक बार अपने मम्मी पापा के साथ समुद्र के पास खेलने आए थे। लेकिन समुद्र में जंगकुक डूब जाते हैं और वो मिल जाते हैं तेयोंग को। तेयोंग जब पहली बार जंगकुक को देखते हैं तो उन्हें अलग सा ही एहसास होता है। वो जंगकुक को जाने देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें किनारे पे छोड़कर चले जाते हैं। और वही रीज़न था कि तेयोंग ने और किसी को नहीं बल्कि जंगकुक को ही चुना। और फिर फ्लैशबैक ख़त्म होता है और तेयोंग जंगकुक को एकटक बस देख रहे होते हैं। वो खुद को कंट्रोल करने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर का शैतान बहुत ही ज़्यादा उन पे हावी हो रहा था। और वो इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि तेयोंग जंगकुक के करीब जाने लगते हैं और उसके बाद वो उन्हें वैसे ही किस करने लगते हैं। किस करते करते तेयोंग जंगकुक के बगल ही लेट जाते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। जंगकुक को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में सो रहे थे और इधर तेयोंग से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। वो पहले जंगकुक को आराम से किस कर रहे होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो किस और भी ज़्यादा डीप होती जाती है। और फिर धीरे से तेयोंग जंगकुक के शर्ट के अंदर अपना हाथ डालते हैं और उनकी कमर को रब कर रहे होते हैं, और दूसरे हाथ से वो एक एक करके जंगकुक के शर्ट की बटन खोल रहे होते हैं। शर्ट खुल जाने के बाद तेयोंग उन्हें हर जगह किस कर रहे होते हैं। जंगकुक नींद में ही थोड़ा थोड़ा सा आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक जगे नहीं थे। लेकिन बॉडी पे किस करने के बाद जब वापस से तेयोंग जंगकुक को लिप्स पे किस करते हैं तो इस बार वो इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि जंगकुक के लिप्स हल्के से कट जाते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक की नींद टूट जाती है। और तब भी तेयोंग रुकते नहीं हैं, और जंगकुक जब तेयोंग को अपने इतना करीब और वो भी उन्हें किस करते हुए देख रहे होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें समझ में आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं हो सकता है। और फिर धीरे धीरे जब उनकी नींद पूरी तरीके से टूट जाती है तो उन्हें समझ में आता है कि वो और तेयोंग इंटीमेट हो रहे हैं। फिर वो तेयोंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें तेयोंग उनके दोनों हाथ पकड़ते हैं और उसे उनके सर के ऊपर टिका देते हैं।
और वापस से उनके नेक पे, उनके चेस्ट पे बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिवली किसेस करना शुरू कर देते हैं। जंगकुक उन्हें रोकना तो चाहते थे, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा फीलिंग में आ जाते हैं कि तेयोंग को रोक नहीं पाते हैं। और फिर धीरे से तेयोंग जंगकुक की पैंट में हाथ डालते हैं और उसे भी रब कर रहे होते हैं। फिर कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े बस कमरे में इधर उधर फैले हुए थे और वो दोनों अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट हो रहे थे। पूरे कमरे में बस उन दोनों के प्यार करने की आवाज़ें इधर उधर गूंज रही होती हैं। और फिर कुछ देर बाद जंगकुक तेयोंग से बोलते हैं कि ये तुमने क्या किया। तो तेयोंग उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं, जिस पे जंगकुक उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि अब तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। और वो लोग तुरंत ही उस पहेली की जवाब के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग फिर से बहुत सारी लाइब्रेरीज़ को सर्च करते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन बुक्स को भी सर्च करते हैं। उस पहेली को ऑनलाइन अपने पोस्ट में डाल के उसका मतलब पूछते हैं। और वहीं से उन लोगों को एक इंसान मिलता है जो कहता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ इसका मतलब जानने में। मेरे एक प्रोफेसर हैं जो ऐसी पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, तो हो सकता हो वो तुम लोगों की हेल्प कर दें। जिस पे तेयोंग और जंगकुक उस लड़के से पूछते हैं कि हम तुमसे कहाँ मिल सकते हैं। तो वो अपनी यूनिवर्सिटी का एड्रेस देते हैं और वो दोनों बिना देरी किए वहाँ पहुँच जाते हैं। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए वो लड़का और उनका वो प्रोफेसर भी वहाँ आए होते हैं। और वो लोग को जैसे ही जंगकुक और तेयोंग वो पहेली देते हैं, तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और अपनी सारी थीसिस और थ्योरी लगा के उसका मतलब निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इधर तेयोंग और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहे होते हैं। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा खुशी से बोलते हैं कि हमें मिल गया। और इसके बाद तेयोंग और जंगकुक तुरंत उनके पास जाते हैं और वो उनको समझा रहे होते हैं कि किस तरह इसमें जो लिखा है उसका बहुत ही अलग मीनिंग है। और फिर वो बताते हैं कि इसमें कुछ ऐसा है कि अगर तुम्हें उस शक्ति को हराना है या फिर उसे यहाँ से हमेशा के लिए हटाना है, तो उसके लिए जो तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए वो प्यार की होनी चाहिए, क्योंकि उसी में इंसान कुछ भी कर गुजर सकता है। तो जिस पे तेयंग पूछते हैं प्यार की होनी चाहिए, अगर प्यार है तो हम उसे हरा कैसे सकते हैं। जिस पे वो प्रोफेसर बोलते हैं जहाँ तक मुझे समझ में आया है तुम्हें उसके सामने अपना प्यार शो करना होगा। मतलब जिसे इस तरह कि तुम ऐसा समझो जिन लोगों के पास जो चीज़ नहीं होती है, अगर तुम्हें वहाँ से उन्हें मुक्त करना है या फिर हराना है तो तुम्हें वही चीज़ यूज़ करनी होगी जो उनके पास नहीं है या जिसकी वो लोग कामना करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जिससे तुम हराना चाहते हो वो प्यार का भूखा हो, तो उसे प्यार का मतलब या फिर प्यार दिखा के तुम उसे मुक्त कर सकते हो। शायद ऐसा ही कुछ मतलब है इस पहेली का। तेयोंग और जंगकुक समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो उसे कैसे दिखाएंगे प्यार या फिर उसे कैसे मुक्त करेंगे। जिस पे वो प्रोफेसर पूछते हैं कि अच्छा मुझे बताओ कि ये है कौन जिसे तुम हराना चाहते हो। जिस पे पहले तो तेयोंग और जंगकुक थोड़ा सा हिचकिचा रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को भी उसे हराना था, तो वो लोग सारी कहानियाँ बता देते हैं। तो वो प्रोफेसर कहते हैं कि तुम लोग कुछ टाइम तक वेट करो, मैं अभी आया। और वो फिर लाइब्रेरी से दो बड़ी बड़ी किताबें लेकर आते हैं कुछ देर में। और वो बता रहे होते हैं कि जैसी कहानियाँ तुमने मुझे बताई हैं वैसी मैंने भी पढ़ी है, लेकिन ये कुछ 500-700 नहीं बल्कि 3 या 4 हज़ार साल पहले की हैं। और फिर वो उन्हें कहानी समझा रहे होते हैं कि किस तरह उन लोगों को भी वैसी आवाज़ें आई थीं, लेकिन एक लड़का था जो वो आवाज़ को बहुत ही ज़्यादा शांत करने में कामयाब हो गया था। तो तेयोंग और जंगकुक पूछते हैं कौन लड़का और क्या कहानी थी उसकी। तो वो बोलते हैं कि वो लड़का उस आवाज़ से प्यार करने लगा था। तो मुझे ऐसा लगता है अगर तुम लोगों को उसे हराना है तो या तो वो लड़का ले आके देना होगा या फिर उस लड़के से जुड़ी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको पाकर वो आवाज़ तृप्त हो जाए। अब तेयोंग और जंगकुक के सामने एक और बड़ी चीज़ आ गई कि अब वो चीज़ कहाँ से ढूंढे, क्योंकि लड़का तो पता नहीं कब मर चुका होगा। जिसमें वो लोग प्रोफेसर से भी पूछते हैं कि आपको कोई आइडिया है कि हमें कहाँ हमारे काम की चीज़ मिल सकती है। तो वो बोलते हैं कि इतना तो मैं नहीं बता सकता, पर इस कहानी में एक चीज़ लिखी है कि वो लड़का
डैंगरोंग के जंगलों में रहा करता था और वो आज के ज़माने में क्योतो में एक जगह है जो कि मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बदल दी गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि तुम लोगों को वहाँ जाने की परमिशन मिलेगी, जिस पे तेयोंग और जंगकुक कहते हैं कि हमें फिर भी परमिशन लेनी पड़ेगी। और वो लोग उन लोगों को थैंक यू बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं और जंगकुक अपने सभी दोस्तों को कॉल लगाते हैं, उन लोगों को चीज़ें समझाते हैं और बोलते हैं कि हमें अब किसी भी तरह उस सेंचुरी में जाना होगा, जिस पे उनके दोस्त बोलते हैं कि ठीक है, हम पता करते हैं कैसे जाया जा सकता है। उसके बाद तेयोंग और जंगकुक पूरे दिन भर सारी चीज़ें ढूंढते हैं, सारे सामान इकट्ठा करते हैं जो भी ज़रूरी है और बहुत सारी चीज़ें और भी हैंडल कर रहे होते हैं और इसी में रात हो जाती है और वो लोग अभी भी कार में ही थे। लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि जंगकुक एक जगह पे साइड में कार लगाते हैं और वो लोग थोड़ी देर तक वैसे ही कार में बैठे होते हैं। और फिर जंगकुक तेयोंग की तरफ देखते हैं तो तेयोंग पहले ही उन्हें देख रहे होते हैं और तभी अचानक से फिर से तेयोंग के कान में वही आवाज़ गूंजने लगती है और वो फिर से अपने कान पे हाथ रख के बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं, जिस पे जंगकुक कार से उतर के दूसरी साइड से तेयोंग का दरवाज़ा खोलते हैं और उन्हें सीट बेल्ट निकाल कर रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तेयोंग बहुत ही ज़्यादा दर्द में करा रहे थे। लेकिन फिर से तेयोंग की आंखें काली पड़ने लगती हैं और वो वापस से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक नज़रों से देखने लगते हैं, जिस पे जंगकुक को समझ में आ जाता है कि वापस से तेयोंग के ऊपर वो शैतान हावी हो रहा है। जंगकुक उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेयोंग अब कुछ भी समझने की हालत में नहीं थे। वो जंगकुक को बहुत ही कस के उनकी कमर से पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींच लेते हैं और कार का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। अब जंगकुक तेयोंग के गोद में थे और वो उनके ऊपर बैठे होते हैं और वो मना कर रहे होते हैं कि तुम अभी होश में नहीं हो। लेकिन तेयोंग फिर से जंगकुक को किस करने लगते हैं और वो इतने ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहे होते हैं कि जंगकुक उन्हें रोक भी नहीं पा रहे थे। और आज तो तेयोंग की शक्तियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती हैं कि वो बस एक हाथ से ही जंगकुक की शर्ट फाड़ देते हैं और उन्हें उनकी पूरे चेस्ट पे किस कर रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा फीलिंग में भी ला रहे होते हैं। और तेयोंग के टच से जंगकुक भी अपने होश को एकदम खो रहे होते हैं और वो दोनों वहीं कार में ही इंटीमेट होते हैं। और फिर वो दोनों जब घर पहुंचते हैं तो इतने ज़्यादा थके हुए होते हैं कि बस वहीं सोफे पर ही लेटे लेटे सो जाते हैं। फिर एक दो दिन में उन लोगों को परमिशन मिल जाती है वहाँ सेंचुरी के अंदर जाने की, लेकिन बहुत ज़्यादा अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती है और उन लोगों के साथ वहाँ के दो लोग हमेशा रहेंगे, ये भी वो लोग कहते हैं। पर तेयोंग और जंगकुक मान जाते हैं और फिर फ्लाइट बुक होती है और वो लोग क्योटो के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर वो लोग सबसे पहले वहाँ के स्टाफ से मिलते हैं, अच्छे से बातें करते हैं, उन लोगों को ऐसा बताते हैं कि उन्हें रिसर्च करनी है सेंचुरीज़ के ऊपर और इसलिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। तो उन स्टाफ को भी ज़्यादा शक नहीं होता है और उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, ऐसा तो नॉर्मल ही है। और फिर थोड़ा बहुत खाना पीना खा के वो लोग दो लोगों के साथ जो वहाँ के स्टाफ होते हैं निकल पड़ते हैं उस सेंचुरी में खोजने के लिए। बहुत देर तक खोजने पे भी उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा होता है और धीरे धीरे रात भी हो रही थी। तो वो स्टाफ उन लोगों को ऐसा एडवाइस करते हैं कि आप लोग अभी वापस चलिए, कल फिर आ जाइएगा और रिसर्च करने के लिए। तो जिस पे तेयोंग और जंगकुक मान जाते हैं, लेकिन रात में तेयोंग बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहे थे, उन्हें बहुत ही अजीब लग रहा था। तो वो उठकर बाहर ऐसे ही टहल रहे होते हैं जब उन्हें लगता है कि दूर उन्होंने किसी को चलते हुए देखा है। पहले तो वो सोचते हैं कि वो जंगकुक को जगा दें, लेकिन वो फिर सोचते हैं कि वो भी थका हुआ है, तो वो उस साए के पीछे ऐसे ही जाने लगते हैं। जब तेयोंग उस साए के थोड़ा ज़्यादा करीब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी आंखें तो चमक रही हैं काली काली और वो अजीब तरीके से हंस रहा है। तो तेयोंग को लगता है कि शायद खतरा है और वो वापस जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस पे वो इंसान बोलता है, जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें इसके नीचे मिलेगा।
और जहाँ पर वो इशारा दे रहा होता है वहाँ पर बस मिट्टी होती है और कुछ पौधे लगे होते हैं। और इतना बोलकर वो साया गायब हो जाता है। और फिर तेयोंग बिना देरी किए वहाँ पर अपने हाथों से ही खुदाई करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी अंदर तक खोदने के बाद उन्हें एक छोटा सा नेकलेस जैसा कुछ दिखता है। और जब वो उसे अपने हाथ में लेकर देखते हैं तो उसमें धुंधली धुंधली दो फोटोज़ बनी हुई थी। उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि उन लोगों को कुछ तो मिल गया उस लड़के का। और वो भागकर वापस जाते हैं अपनी जगह पे जहाँ पे जंगकुक सो रहे होते हैं। वो तुरंत ही जंगकुक को बताना चाहते थे, लेकिन उन्हें सोता हुआ देखकर वो सोचते हैं कि सुबह बता दूंगा। सुबह होते ही तेयोंग जंगकुक को उठाते हैं और उन्हें सारी बातें बता देते हैं। वो लोग इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और इसके बाद वो लोग उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं कि उन लोगों को रिसर्च करने का मौका दिया गया और स्टाफ ने भी बहुत मदद की। और फिर वो लोग फ़्लाइट लेकर वापस आते हैं और फिर से उन्हीं लोगों को बुक करते हैं जो उन लोगों को अंडर वाटर ले गए थे। तेयोंग और जंगकुक अब बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहते थे। वहाँ जाकर वो इंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा सा दूर ही रहिएगा क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई भी नुकसान पहुँचा जाए। और फिर तेयोंग और जंगकुक डाइव करते हैं और तेयोंग ही जंगकुक को उस खंडहर तक ले जाते हैं। उसके अंदर जाने के बाद उसी तरह का हेलुसिनेशन फिर होने लगता है। वो खंडहर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा होता है, लेकिन अब तो तेयोंग और जंगकुक को ये सारी चाल पता थी, तो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उस काले दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। मंत्र बोलते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है और वो लोग बिना कोई पड़ाव पार किए वहीं खड़े होकर उस आवाज़ को बुलाने लगते हैं। वो आवाज़ आती है और उन लोगों को बोल रही होती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम लोग पहले तो 6 महीने के पहले ही आ गए हो, और अगर आए भी हो तो तुम्हारे पास कोई इंसान क्यों नहीं है जिसको तुम मुझे देने के लिए लाए हो। जिस पे तेयोंग अपना मास्क निकालते हैं और जंगकुक को भी बोलते हैं निकालने के लिए क्योंकि वो लोग वहाँ सांस ले सकते थे। और फिर जंगकुक भी वैसा ही करते हैं और इसके बाद वो लोग उस आवाज़ से बात कर रहे होते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम भी शांत हो जाओ, मुक्त हो जाओ। कब तक तुम भी ऐसे भटकते रहोगे। पहले तो वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है, लेकिन जब तेयोंग उन्हें वो नेकलेस दिखाते हैं तो वो आवाज़ एक अवतार में आ जाती है जो कि खुद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। और वो आगे बढ़ के तेयोंग से वो नेकलेस ले लेती है और वो तेयोंग की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। जिस पे तेयोंग उन्हें बोलते हैं कि ये मत सोचिए कहाँ से मिला, बस ये आपका है। पर आप यहाँ कितने टाइम तक रहेंगे, अब आपको भी उनके पास जाना चाहिए। तो जिस पे वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और फिर वो हमें बता रहे होते हैं कि वो भी एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हुआ करते थे, लेकिन समुद्र से उन्हें बहुत प्यार था और पता नहीं कैसे वो इस काले दरवाजे के पीछे आ गए और यहाँ पर क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं है। और जो दूसरा पल उन्हें याद है कि वो बहुत ही भयानक आत्मा में बदल गए थे। लेकिन एक लड़का, वही जो उस नेकलेस में था, वो आया था और वो उनसे प्यार भी करता था, वो जैसे थे वैसे ही। लेकिन ये चीज़ किसी और को मंजूर नहीं हुई और उन लोगों ने उस लड़के को भी मार डाला। और उसके बाद से ही जो भी यहाँ आता या तो मैं उसे अपने जाल में फंसा लेता और मार डालता या फिर अपनी ही तरह एक भयानक आत्मा में बदल देता। पर अब मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी उसके पास जाना चाहिए। और ये बोलकर वो वहाँ से गायब हो जाते हैं और उसके बाद कभी भी वो आवाज़ नहीं आई। तेयोंग और जंगकुक अब एक साथ घूमते फिरते एक छोटा सा कैफ़े भी चला रहे होते हैं और वो दोनों भी अब बहुत ही ज़्यादा खुशी खुशी रह रहे होते हैं।